की शाम। पूरा शीशा टूट गया, पता नहीं कैसे। जरूरी थोड़ी बिल्ली ही होगी, पूनम बोली। तू फौजी की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली कॉकरोच हुए तो जैसे कोई आतंकवादी हैं तेरे लिए, और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। आज आएगा दीपक तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों को सफाया करो, बॉर्डर की तो करते ही रहते हो, माँ बोली। पूनम भी हल्की मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई खीर को चम्मच से चलाने लगी। और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा है इनकी, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू जाकर फ़ोन कर दीपक को। कल रात को हुई थी बात, तो बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊँगा, नाश्ता तैयार रखना। 8:45 बज गए हैं, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया फ़ोन, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको, आज मैं तो बात भी नहीं करूँगी, पूनम ने कहा। सोया होगा, गाड़ी में जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और कर फ़ोन, जा मेरे फ़ोन से कर ले, माँ ने कहा। पूनम ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फ़ोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि पूनम को नंबर याद रहता है। वो अपने फ़ोन से भी तो मुझे नंबर डायल करके फ़ोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। फिर भी आदत से मजबूर घंटी जा रही है, लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने जेब को टटोला तो मेरे जेब में फ़ोन नहीं था। संदेश से आने वाले गाने की सीटी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होना भी एक कारण था, और उसी गाने से मुझे बहुत लगाव था। फ़ोन की रिंगटोन आवाज़ गूंज रही थी एक सुनसान जंगल में। मोबाइल ज़मीन पर हल्की धूप घास से उसकी बूंदों को उड़े वाइब्रेट कर रहा था, और उसके थोड़ी ही दूर तक एक गाड़ी का दरवाज़ा हाथ जला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे, और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग लग रही थी। रिंगटोन की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, क्योंकि वे अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती गाड़ी और झाड़ियों में फंसी हुई कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल को पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फ़ोन आ रहा था, और मैं जानता था कि मेरी पत्नी पूनम कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं जोर से चिल्लाया, नहीं, मेरी नहीं। बोलने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंजी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते धीरे धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा, उसके सीने को मलने लगा ताकि सांस वापस आ सके। लेकिन ये असंभव कार्य था। मैं हिम्मत हार चुका था। एक तरफ पूनम और माँ दोनों को मेरा इंतजार था, और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो ये नहीं, लेकिन सरकारी गाड़ी थी, जिसमें और मेरे 5-6 साथी थे। शायद गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करके लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। दीपक यार, हमारा मन नहीं लगेगा, रवि ने शरारती अंदाज में कहा। रवि मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था। तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता तो मुझे यकीन हो गया कि वो बस मजाक करके सबको हंसाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे। लेकिन रवि तब तक दीवार लांघ कर नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वो ही सबसे फुर्तीला। उसने पहले मुझे दीवार लंघवाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रवि ही मेरा अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसते रवि ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहना। सब लोग हैरानी से रवि की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। हम गाड़ी से थोड़ी ही दूर गए थे कि रवि का सैड इमोजी के साथ मैसेज आ गया, आई मिस यू यार। मैंने स्माइली फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सबसे बड़े सीट पर कब्जा किया और पेट के बल लेटकर कोहनी पर सारा बात देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया। पूनम को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश हो ना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और पूनम को सेंड कर दिया। तब भी पूजा को यकीन नहीं आया, क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसी ट्रोली करता रहता था, पुरानी फ़ोटो बेचकर। उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था, तो मैंने फ़ोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो पूनम का मैसेज आ गया, मुझे पता है आप आ रही हो, वीडियो कॉल कर रही थी।
लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जाने लग गई। शाम को कर लूँगी, टाइम लगेगा, कल तो आप आ ही जाओगे। पूनम का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया। माँ को कॉल कर लिया। हेलो, प्रणाम माँ। बैठ गया है तू गाड़ी में, थोड़ा ध्यान से आना, ठीक है, माँ ने कहा। लेकिन आपको कैसे मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोलने लगी। मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है, और जब बहू ने खुश होकर बताया कि दीपक आ रहा है तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना ज़रूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर। सपने तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब अजीब ऐसे सपने कि मैं किसी को बताऊंगी तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से ख़त्म। मैंने कहा, तू तो बचपन से ही अजीब सपने देखता है, तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़, तू ये बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह। माँ ने कहा, ऐसे मत पूछो, आप जो पकाते हो वो स्पेशल होता है, कुछ भी पका लेना, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, माँ ने मार्केट जाना था तो जल्दी फ़ोन काट दिया। रास्तों में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक ख़ास बात थी कि जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे दोस्त। वो ख़ास बात ये थी कि मुझे जहाँ आंखें बंद करके 5 मिनट रह लिया वहीं नींद आ जाती थी। कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतज़ार करती आंखें मूंदने का। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। पूनम ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब पूनम ने माँ के फ़ोन पर फ़ोन किया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में ही बेसुध पड़ा हूँ। फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे और मैं अपने चारों तरफ जल रहे गाड़ी के पुर्जों और साथियों की लाश को देख रहा था। एक अजीब सा डर मेरे मन में था, क्योंकि मुझे अभी अभी पता लगा कि वो शीशे मेरे नहीं दिखने की वजह क्या थी। पूनम ने क्यों मुझे नहीं देखा, क्यों माँ को मैं महसूस नहीं हुआ। मुझे सब मालूम हो चुका था। इस सब का कारण था कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वो शरीर को छोड़कर घर चले गई। अब मैं घुटने के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल की तरफ गया। झाड़ियाँ इतनी थी कि कोई ठीक से तनकर चल भी नहीं सकता। जैसे ही मोबाइल को पकड़ने लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नजर आया। मैंने पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो एक लड़खड़ाता हुआ फौजी को अपने सामने पाया, जिसने वो मोबाइल उठाया और आने वाली कॉल को डिस्कनेक्ट करके हेल्पलाइन नंबर डायल कर दिया। हेलो गाड़ी नंबर बताया और कहा कि गाड़ी पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए। मैं ही बच गया, क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तब मैं गाड़ी में नहीं था। गाड़ी पर इलेक्ट्रॉनिक कारतूस से हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ दिया और पलटते हुए गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। मैं बहुत मुश्किल से सभी फौजी भाइयों की लाश तक पहुंचा हूं। ओके, हम करते हैं कुछ, कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरे ये तो राघव है, मैंने खुद से कहा और झाड़ी को हटाते हुए राघव के पास गया। राघव से मैं कुछ कहता कि एक बार फिर पूनम का कॉल आया। राघव ने नाम पढ़ा और कहा, क्या कहूँ मैं पूनम भाभी को, कैसे उठाऊँ फ़ोन। अरे उठा लो ना, प्लीज़ उठा लो। अरे बोल दो कि दीपक आ रहा है, उसे बोल देना। मैंने कहा कि राघव भी बोल पड़ा, मुझ में नहीं हिम्मत। लेकिन दीपक जाएगा, दीपक घर तो जाएगा, वो भी पूरे शान से। तिरंगा उसका कफन, तिरंगा में लिपटकर दीपक घर पहुंचेगा। उससे पहले पहुंच चुकी होगी उसकी कहानी। जिस तरह उसने इन 8 साल में आतंकवादियों का जीना हराम किया था, घुसपैठियों को उनके कैंप में घुसकर मारने का खिताब भी तो दीपक को हासिल है। यही नहीं, दीपक ने अकेले 8 आतंकवादियों से लड़कर सुपर हीरो की उपाधि जो हासिल की है, उस दिन को कैसे देश भूल जाएगा जब 4 जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने दीपक को किडनैप करके पूरे देश को चुनौती दे दी थी और अपनी शर्त मंजूर करने के लिए धमकियां तो दे रहे थे। दीपक ने ही उस शर्त को न मानने को कहा था, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली थी, तो दीपक ने उन सभी आतंकवादियों के साथ उनके शर्तों का भी नामो निशान मिटा दिया। राघव अकेले अकेले आंखों में पानी लिए मेरी तारीफ किया जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत, तुम मेरे लिए रोते हो और मुझे फिक्र उस माँ की है जिसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, ये सोचकर कि कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बीवी पूनम कितनी बदनसीब है, वो उसे तो प्यार से गले भी साल में एक बार लगाता हूँ। वो भी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं आऊँगा तो पहले ढेर सारी शिकायतें करेगी और उसके बाद अपने दिल की बात बताएगी। मैं फिर से उसका हाथ पकड़कर उंगली से उसे घुमाते हुए किसी हिंदी पुराने ज़माने के गाने में झूमूंगा, जैसे हर बार झूमते थे। आखिर उसे भी गर्व होता है कि उसका पति फौजी छुट्टी लेकर आया है, जिसे वो सुबह शाम याद करती है।
बहुत सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। मैं भी ठहर गया और राघव भी अभी वहीं रुका था। उसने फ़ोन तो नहीं उठाया, लेकिन अब वो अपने ही मोबाइल पर फ़ोन करने लगा, क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद थी कि यहीं कहीं गिरा होगा। सूरज की शुरुआती किरण अब झाड़ियों से छनते हुए हमारी तरफ आने लगी और झाड़ियों की ओस में फुहारा बनकर उड़ने लगी। राघव हमारी लाशों के पास ही बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उनकी मदद के लिए टीम आए। मैं अब जान चुका था कि मैं मर गया, इसलिए अभी इन झाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी था घर जाकर ये देखना कि कहीं उन तक खबर तो नहीं पहुंच गई। घर गया तो अभी भी वहाँ कुछ नहीं पता था। वो लोग टेंशन में ज़रूर थे कि 9:15 बज गए, लेकिन मैं घर नहीं आया, ना ही फ़ोन उठा रहा हूँ। तेरे पास उनके दोस्तों का नंबर होगा, किसी को फ़ोन करके पूछ, माँ ने पूनम से कहा। एक ही नंबर है रवि का, लेकिन वो साथ नहीं आया। मैंने किया था उसको फ़ोन, पूनम ने कहा। एक बार और करके पूछ ले, वो दीपक के अलावा किसी और को फ़ोन करके पूछ लेगा, माँ बोली। माँ की जिद को देखते हुए पूनम ने फिर से रवि को फ़ोन किया। इस बीच रवि की राघव से बात हो चुकी थी मेरे फ़ोन से, इसलिए रवि सब जानता था। हेलो भैया, आपकी हुई बात उनसे, पूनम ने कहा। रवि के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती रोती सी आवाज़ में कहा, भाभी आप टीवी खोल लो। कहते हुए रवि ने फ़ोन काट दिया। टीवी खोल लो सुनते ही पूनम सुन्न पड़ गई। एक तरफ रवि की दर्द भरी आवाज़ और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। पूनम की हिम्मत ही नहीं हुई टीवी खोलने की। फिर भी वो आगे गई और टीवी खोलते हुए सोफे पर बैठ गई। पूनम को शांत देखकर माँ की चीख निकल आई। सुबह सुबह शीशे का टूटना पहले ही अपशगुन हुआ था। ऊपर से उसकी दाईं आँख सुबह से फड़क रही थी, जिसे वो सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। सुपर हीरो दीपक और उसके साथी हुए आतंकवादियों के धोखे का शिकार। कुछ दिन पहले दीपक के दिखाई कारनामे से डरे हुए आतंकवादियों ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर किया पलटवार। देश को फिर से हुआ 6 जवानों को खोने का नुकसान। फिर से भारत माता के 6 पुत्र अब हमेशा के लिए सो गए अपनी माँ के गोद में। 6 शहीद जवानों को पूरा देश देगा भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद जवान दीपक की जगह उनकी मां निर्मला देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते पूनम बेहोश हो गई और मां भी आंखों में आंसू बहाते हुए टीवी पर नजर गड़ाई। ना कुछ देख रही थी, ना कुछ सुन रही थी, क्योंकि जो उसने सुना था उसके अलावा उसके सुनने लायक कोई बात नहीं थी। दुनिया में लोग भी खबर सुनकर हमारे घर आने लगे थे। एक गाड़ी हॉर्न दे देकर लगातार चल रही थी और एक मोबाइल जो बार बार रिंग हो रहा था। बस की सीट के नीचे की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर रखा हुआ सिर, सब बस के स्लो मोशन चलने से उत्पन्न कंपन से कांप रहे थे और पसीने से भरा हुआ दीपक आंखों में आंसू बहा रहा था। फिर अचानक एक तेज ब्रेक से दीपक सीट से नीचे फिसल गया। बेइज्जती के डर से एकदम उठा और देखने लगा कि किसी ने उसे गिरते हुए तो नहीं देखा, वरना फिर से खिल्ली उड़ाने लगेंगे। शुक्र है सब मज़े से सो रहे थे, बस ड्राइवर जागा हुआ था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उबासी लेकर दीपक झट से बैठ गया। हे प्रभु, ये सुपर हीरो बनने के सपने क्यों इतने तंग करते हैं? फिर इतने सारे आतंकवादियों को उनके कैंप में जाकर कैसे मारा मैंने, और मैं खुद भी मरा। बेकार आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार था। कहते हुए दीपक ने हेडफोन कान में लगा डालते हुए पूनम को फ़ोन किया। हेलो, उठ गई या सोई हो अभी? नींद ही किसे आई पता नहीं। जब आपने आना था तो नींद कहाँ गायब हो जाती है, पूनम ने कहा। अरे लेकिन अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरे 3 घंटे हैं मेरे आने में, और बस की रफ्तार जैसी है उस हिसाब से तो 4 भी लग सकते हैं, दीपक ने कहा। आपके लिए नाश्ता भी तो पकाना है, मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटर पटर करने लगी। शायद कुछ स्पेशल बनाएंगी आज, पूनम ने कहा। चलो आराम से बनाओ, मैं भी आराम से आ रहा हूँ। और हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सपना बताऊँगा। आज तो सपना मेरा इतना खतरनाक था कि जब उठा तो मेरी आंखें भीग गईं, दीपक ने कहा। ऐसा भी क्या देख लिया? चलो घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, पूनम ने कहा। ओके भाई, दीपक ने कहा और फ़ोन काट के आंखें बंद कर ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे। अब दीपक को नींद नहीं आ रही थी। वो उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। माँ सही कहती है, मेरे सपनों पर बुक लिखी जा सकती है। एक बार फौजी से रिटायर्ड हो जाऊँ, फिर लिखूँगा अपने सारे सपनों को। कहते हुए दीपक सोने की कोशिश करने लगा। बस के झटके और सफ़र के साथ में फिर एक नया सपना। दीपक की लाइफ तो नींद और सपनों में ही उलझ गई थी। अभी तक के सपने में वो एक सुपर हीरो था। अगर नींद में देखेगा तो वो हमेशा सुपर हीरो सपने में ही रहेगा। असल ज़िंदगी में सुपर हीरो बनने के लिए खुली आंखों में सपने देखने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। और दीपक को मेहनत करना पसंद था, लेकिन सिर्फ सपनों में। इसलिए तो वो बिना मेहनत के जहाँ आंखें बंद करता वहीं सो जाता था।
जय हिंद।